अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, इतनी डाउन एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप सबके खैरियत से? नाइस, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो हम इस वक्त जो है वो बड़े क्रिटिकल फेज में, और वो क्रिटिकल फेज क्या है हमारा? हैकाथॉन। हैकाथॉन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक वन और दूसरा हैकाथॉन टू। हैकाथॉन वन में आपको सबसे पहले एक अदद जो है वो बुक लिखनी है, और उस बुक का टॉपिक क्या है? फिजिकल एआई एंड रोबोटिक्स, इस तरह का एक टॉपिक है। अच्छा, सारी बातें बंद प्लीज। तो इस वक्त हम हैकाथॉन कर रहे हैं, और बुक का टॉपिक भी आपको पता है। हैकाथॉन वन में आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को जो है वो एक अदद किताब लिखनी है, बुक लिखनी है। अच्छा प्लीज सारी बातें बंद, आप लोगों की बहुत आवाज आ रही है। ठीक है जी, तो हमें जो है वो बुक लिखनी है डॉक्यूसॉरस के प्लेटफॉर्म को यूज करके। ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो फ्रेमवर्क है जो आपको बुक्स या डॉक्यूमेंटेशन लिखने में काम आता है। इसमें आप लोग करते क्या है, आप लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म को अपनी मार्कडाउन फाइल्स देते हैं। मार्कडाउन फाइल्स का मतलब क्या है? डॉट एमडी की फाइल आप प्रोवाइड करते हैं, और इस फ्रेमवर्क के कमाल से वो फाइल्स जो है वो खुद ब खुद डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप लोगों को एक बुक लिखनी थी, नंबर वन। और इस बुक में तकरीबन कितने टॉपिक्स थे? 4 चैप्टर थे, और उनके अलग अलग सब टॉपिक्स थे। तो ये चीजें आपको मेन जो कोर हैकाथॉन है, जो टॉपिक है वो ये था। ठीक है, अब ये किताब आप लिखेंगे कैसे? ये किताब आपको लिखनी है जेमिनी CLI, जेमिनी CLI या क्लॉड कोड को यूज करना है, और इनको प्रॉम्प्ट्स ऑफ कोर्स प्रोवाइड करने होंगे। ये हमारे क्या है? कोडिंग एजेंट्स हैं। ये क्या है? हमारे कोडिंग एजेंट्स हैं। और कोडिंग एजेंट्स के पास हमारी कौन सी चीज पहुंचती है? हमारे प्रॉम्प्ट्स पहुंचते हैं। और ये प्रॉम्प्ट्स हम किस तरह इन तक पहुंचाएंगे? जाहिर सी बात है, हमें क्या करना है? हमें ये बुक लिखनी है। ठीक है, और इस बुक को हमें कैसे लिखना है? जाहिर सी बात है, अब हम कंटेंट राइटर तो है नहीं, हम कोई फिजिकल एआई रोबोटिक्स में महारत तो रखते नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमें एआई का हेल्प लेना है, और एआई की हेल्प हम किस तरह लेंगे? क्लॉड कोड या जेमिनी CLI को यूज करके। ऑफ कोर्स अब हमें इनको प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करने होंगे, और प्रॉम्प्ट्स हम किस सूरत में प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रॉम्प्ट्स यूजिंग स्पेकिट प्लस। सही है, प्रॉम्प्ट्स हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे? स्पेकिट प्लस के जरिए हम इनको प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे होगा क्या कि भाई मेरी जो है वो एक बुक लिखी जाएगी। अब स्पेकिट प्लस में आप लोगों ने देखा है लास्ट क्लास में कि किस तरह जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन होती है, किस तरह इसकी इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन के बाद आप किस तरह का अपना फेवरेट या जो भी सस्ता सुंदर टिकाऊ सा कोडिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं। आप लोगों ने स्पेकिट इंस्टॉल किया, उसको इनिशियलाइज किया, अपना फेवरेट कोडिंग एजेंट सेलेक्ट किया, और फेवरेट कोडिंग एजेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो अपना काम शुरू कर दिया। अब स्पेकिट प्लस की भी कुछ फंडामेंटल्स प्रिमिटिव्स थे, जैसे एक अदद प्रिमिटिव्स ऑफ स्पेकिट प्लस। स्पेकिट प्लस के क्या प्रिमिटिव्स थे? सबसे पहले क्या होता है? एक अदद, जोर से बोले, सही कह रहे, क्या होता है सबसे पहले? एक अदद
कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, और वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है या हर मॉड्यूल का अलग होता है? सोच के बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एंटायर प्रोजेक्ट के लिए होता है, फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट, कि भाई पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उर्दू में क्या होता है? आइन। किसी भी चीज का कोर मकसद, क्या? किसी भी चीज का कोर पर्पस, या आप बिल्कुल कह लें एक बिल्कुल खास चीज जो जहन में रखे बनाई जा रही है। सही है, ये होता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्या कर रहे हैं? एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कोर पर्पस क्या हुआ? कि यूजर जो है वो ऑनलाइन खरीदो फरोख्त कर सके। अगर आप लोग एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? कि भाई ऑनलाइन न्यूज आपका यूजर पढ़ सके। सही है, ये किसी भी चीज का कहलाता है क्या भाई? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि आप एक प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं। ठीक है भाई, आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने आपसे एक XYZ प्रोजेक्ट बनाया। अब जाहिर सी बात है, उस प्रोजेक्ट का कोई ना कोई मकसद होगा ना, एक कोर पर्पस जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वो किस में आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई बोलो, किस में आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपकी शुरू होती है यहां पे, उसके बाद फीचर डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है भाई, प्रोजेक्ट बन गया, मतलब प्रोजेक्ट का कोर मकसद डिफाइन हो गया, उसके बाद अब भाई उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। सही है, तो सबसे पहली चीज क्या आती है? स्पेसिफिकेशन, कि भाई बताओ उस प्रोजेक्ट में करना क्या क्या। अब ये एक मेन चीज है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट लेवल पे हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, भूल जाओ। आपने लिख दिया, प्रोजेक्ट ने या जेमिनी CLA ने, क्लाउड कोड ने पढ़ लिया उसको। अब बारी आती है किसकी? फीचर डेवलपमेंट की। अब फीचर डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज आती है आपकी स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले क्या होता है? स्पेसिफिकेशन का मतलब यह है कि चीज कैसे बनेगी, सॉरी चीज क्या बनेगी। अब ये एक चीज, आप एक डिफरेंशिएटर आपको याद रखना है। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर चीज क्या बनेगी। सही है, नॉट कैसे बनेगी। स्पेसिफिकेशन में आप क्या लिखते हो? प्रोजेक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आपने लिख दिया स्पेसिफिकेशन में प्रोजेक्ट क्या बनेगा। अच्छा, इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? जैसे आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, अगर मैं इसको यूं कहूं ना कि स्पेसिफिकेशन में उस एप्लीकेशन का फ्लो डिफाइन होता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं? सोच के बताएं। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? एक अदद एप्लीकेशन का फ्लो डिफाइन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, उसका फ्लो क्या होगा? तो आप सिंपली कहोगे भाई यूजर आएगा, उसको लेटेस्ट आर्टिकल्स यहां दिखेंगे, सजेशन वाले आर्टिकल्स यहां दिखेंगे, एडिटर्स पिक वाले आर्टिकल्स लेफ्ट साइड पे दिखेंगे। जैसे यूजर किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा, तो वो उस आर्टिकल की डिटेल पेज पे पहुंच जाएगा। ये क्या है? आपकी एप्लीकेशन का एक फ्लो है। क्या है ये? आपकी एप्लीकेशन का एक अलग फ्लो। तो स्पेसिफिकेशन में मैं इसको यहां पे और कंसाइज कर देता हूं कि भाई एप्लीकेशन का फ्लो डिफाइन होगा, फ्लो ऑफ योर ऐप। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो उसका फ्लो क्या होगा? कि भाई यूजर आएगा, वो अपने पसंद के प्रोडक्ट्स देख सकता है, किसी एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे गया तो नीचे उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देख सकता है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो ये होगा, पेमेंट पे क्लिक करेगा तो ये होगा। ये क्या है? आपकी एप्लीकेशन का पूरा फ्लो।
तो स्पेसिफिकेशन में आपके एप्लीकेशन के फ्लोज डिफाइन होते हैं। फिर क्या आता है? प्लानिंग आती है, टास्क आता है या इंप्लीमेंटेशन आता है? प्लानिंग। फिर क्या आता है आपका? प्लान। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में, डैश डाल के, स्पेक डॉट एमडी। स्पेक डॉट एमडी या स्पेक डॉट पीवाई? पक्का? स्पेक डॉट एमडी। प्लान क्या होगा? प्लान डॉट एमडी। भाई आपने स्पेसिफिकेशंस लिख ली कि आपकी एप्लीकेशन का फ्लो क्या होगा। अब बारी आती है प्लानिंग की। प्लानिंग फेज में क्या होता है? प्लानिंग फेज में सारी आपकी टेक्निकल चीजें जो है वो डिफाइन होती है। ठीक है, प्लानिंग फेज में क्या होता है? आपकी सारी टेक्निकल चीजें डिफाइन होती है। भाई स्पेसिफिकेशन में होता है आपकी एप्लीकेशन का फ्लो, और आपकी एप्लीकेशन के फ्लो के बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ई कॉमर्स इस तरह बनेगा, आपका ब्लॉग वेबसाइट इस तरह बनेगी, आपकी जो डॉक्यूसॉरस की बुक है वो इस तरह बनेगी, अब प्लानिंग फेज में क्या आएगा? उसका टेक्निकल प्लान आएगा। टेक्निकल प्लानिंग। और वो टेक्निकल प्लानिंग क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबली आपका टेक स्टैक होता है कि फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस का लगेगा, बैक एंड पाइथन का लगेगा, डेटाबेस क्यूडरेंट का लगेगा, और जो है वो क्लाउड कोड या जेमिनी, सीएलआई या कॉइन जो है वो क्या होगा? आपका कोडिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये होते हैं। अच्छा, ये पूरा जो काम है ना, ये है बिल्कुल किस तरह, जैसे आप अगर एक अदद कंपनी खोलते हैं ना, या कोई भी बंदा जब अपनी एक अदद कंपनी को लॉन्च करता है, तो वो कंपनी को जिस तरह लॉन्च करता है ना, सबसे पहले उसकी कंपनी का क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले भाई अगर आपको एक कंपनी अपना ऑफिस खोलना है, तो उस कंपनी का सबसे पहले क्या डिफाइन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन की वो कंपनी क्यों खोल रही है। भाई अगर किसी को गाड़ी का शोरूम खोलना है, तो वो गाड़ी के शोरूम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? क्या होगा? गाड़ियां बेचना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा? गाड़ियों को बेचना। भाई अगर किसी को रियल एस्टेट एजेंसी खोलनी है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? घर लेना और घर बेचना। भाई अगर कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? खाना बेचना अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है मकसद किसी चीज का। ठीक है, फिर आती है भाई कंपनी खुल गई, आपने ऑफिस खरीद लिया, जगह खरीद ली, फिर उसके बाद क्या चीज आती है? स्पेसिफिकेशन। क्या चीज आती है? स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में पूरा फ्लो होता है कि भाई मैं इस तरह घर खरीदूंगा, मैं इस तरह घर बेचूंगा। सिंपल, सही है। अगर रेस्टोरेंट का कोई स्पेसिफिकेशन, यानी रेस्टोरेंट का फ्लो क्या होगा? तो वो बिल्कुल एंड टू एंड फ्लो डिफाइन करेगा कि भाई मेरे कस्टमर की एंट्रेंस यहां से होगी, फैमिली के लिए चीजें जो टेबल्स होंगे वो यहां लगेंगे, पार्किंग वहां होगी, पेमेंट इस तरह होगा, वेटर इस तरह है। ये क्या चीज है? मेरे पूरे रेस्टोरेंट का फ्लो है। तो ये होता है आपका स्पेसिफिकेशन में। आप स्पेसिफाई करते हो कि भाई मेरा रेस्टोरेंट में खोल तो रहा हूं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर लिया कि भाई मुझे रेस्टोरेंट खोलना है ताकि मैं जो है वो खाना खिला सकूं। अब आप क्या करोगे? अपने रेस्टोरेंट का स्पेसिफिकेशन डिफाइन। स्पेसिफिकेशन का क्या आप दूसरे लफ्जों में मतलब डिफाइन कर सकते हैं? कौन कौन से फीचर्स उसमें हो सकते हैं। तो भाई फीचर ये होगा कि वहां पार्किंग होगी, और इतने फैमिली के लिए आप एरिया एक्वायर करोगे, और इस तरह की चीजें, पेमेंट कार्ड से होगी, कैश से होगी, वेटर इस तरह आएगा, और खाना इतनी देर में डिलीवर होगा। तो ये सारी चीजें क्या है? स्पेसिफिकेशन। फिर प्लानिंग की बारी आती है। अब क्या बारी आएगी? प्लानिंग की। भाई जाहिर सी बात है, अब बातें बहुत कर ली, अब प्लानिंग फेज में आओ। और प्लानिंग फेज क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपका एक टेक स्टैक जो होगा ना, फ्रंट एंड पे ही होगा, बैक एंड पे ही होगा, एपीआई इसकी लगेगी, पेमेंट मेथड ये लगेगा, डेटाबेस ये होगा, वो सब चीजें किसमें आएंगी? प्लानिंग फेज में। अगर आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो उसका प्लान क्या होगा?
टेक्निकल, वो क्या टेक्निकल चीजें होंगी कि भाई मेन्यू क्या होगा, शेफ किस तरह हायर होंगे, पार्किंग जो है वो किस तरह संभाली जाएगी। अब आपने रेस्टोरेंट जब खोला ना तो उसके टेक्निकल चीजों पे आप आ गए, यानी अब उसकी क्या हो गई, जिस तरह जो जिस डोमेन में एक्सपर्ट है ना भाई, शेफ को हायर करना है, वेटर को हायर करना है, टेबल्स यहां लगाना शुरू करने, इतने टेबल्स का ऑर्डर देना है, इतने ग्रोसरी का, इतनी जो है वो डिनर सेट जो भी आप कह लें एसेट्स का ऑर्डर देना शुरू करना है। ये सारी चीजें कहां से आएंगी, प्लानिंग फेज में आएंगी। प्लानिंग के बाद क्या होता है, टास्क। प्लानिंग के बाद क्या होता है भाई, टास्क। और इसकी क्या फाइल बनती है, टास्क डॉट एमडी। अब प्लीज सारी बातें बताओ। प्लानिंग हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गई, स्पेसिफिकेशन के बाद प्लानिंग हो गई, और प्लानिंग के बाद अब आती है टास्क की बारी। सही है, अब किसकी बारी आएगी, टास्क की बारी आएगी। अब टास्क में क्या होगा, टास्क में आपने अभी पिछले स्टेप में जिन शेफ्स को आपने हायर किया था ना, अब उनको आप अपना टास्क बताओगे। सही है, जिस प्लानिंग फेज में आपने जिन शेफ्स को हायर किया था, जिन वेटर्स को हायर किया था, जिन पार्किंग वैलेस को हायर किया था, अब आप क्या करोगे, उनको अपना टास्क बताओगे कि भाई आप अगर शेफ हो तो आपकी ये जिम्मेदारी, ठीक है, अगर आप एक वेटर हो तो आपकी ये जिम्मेदारी है। तो टास्क में क्या होता है, हम क्या लिखे हैं यहाँ पे टास्क में, टेक्निकल प्लानिंग हो गई, जॉब डिटेल्स हम कह सकते हैं, ठीक है, जॉब डिटेल्स कह लें, ब्रेकिंग डाउन द प्लान कह लें। जो आप प्लान डिफाइन करते हो ना, उसको आप फिर करते हो प्लान, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो इस तरह चलता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के बाद प्लान, प्लान के बाद क्या होता है, टास्क। आपका रेस्टोरेंट खुल गया, रेस्टोरेंट के बाद आपने अपना रेस्टोरेंट का फ्लो डिफाइन कर लिया, फ्लो डिफाइन करने के बाद आपने क्या किया, उसको प्लान कर लिया, और प्लान करने के बाद अब आपने क्या किया, उसका टास्क भी लिख लिया। अब हर चीज रेडी है, शेफ भी हायर हो गया, वेटर्स भी आ गए, पार्किंग भी डिसाइडेड है, बिल्कुल रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए रेडी है। अब आपको किस चीज का इंतजार है, अब किस चीज का इंतजार है, इंप्लीमेंटेशन की। भाई जो सोचा था अब उसका, अब उसको इंप्लीमेंट करो कि भाई इंप्लीमेंट डॉट एमडी। सही है, तो ये 4 से 5 चीजें होती हैं जो डिफाइन होके एक स्पेक किट का फीचर बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट लेवल, स्पेसिफिकेशन प्लान, सॉरी स्पेसिफिकेशन प्लान, टास्क और इंप्लीमेंट। अब इंप्लीमेंट क्या होगा, जो चीजें आपने स्पेसिफिकेशन में लिखी, जो चीजें आपने प्लानिंग में लिखी, जो चीजें आपने टास्क डिवाइड की, आपने टास्क डिवाइड कर दिया, और टास्क डिवाइड करने के बाद अब जब सबके पास सबका काम है ना करने को, तो अब वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। किस फेज में, इस इंप्लीमेंट वाले फेज में। सही है, स्टार्ट डूइंग द टास्क। तो ये चारों चीजें जो है ना भाई, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि प्रोजेक्ट किस चीज का है और क्या करना है इसमें, ठीक है। किसी का कोई सवाल है यहां तक, यस और नो, सब सो रहे हैं जी, सही है।
आप स्पेक किट के अगर फ्लो की बात कर रहे हैं ना, तो ये चीजें जरूरी है, क्योंकि स्पेक किट की जो कमांड होती है ना, /sp.constitution /sp.task/sp.implement, ये पिछली फाइल को देख के ही बनती है। बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई मेरे पास ये चार चीज है, सही है, मेरे पास क्या है, ये चार चीज है। इन चार चीजों में से अगर मैंने किसी स्टेप को मिस कर दिया तो क्या होगा? इन चार चीजों में से अगर मैंने किसी चीज को मिस किया तो क्या होगा? जब भी एक नई चीज या जब भी एक अगली चीज चलती है ना, नेक्स्ट आइट्रेशन जब होती है आपके स्पेक किट की, तो वो आपकी पिछली चीज को देखकर ही इंप्लीमेंट होती है। किस चीज को देख के इंप्लीमेंट होती है? आपकी पिछली चीज को देख के ही इंप्लीमेंट होती है। जब आप स्पेसिफिकेशंस बना रहे थे ना, तो उसने क्या किया? आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। किसको देखा? कॉन्स्टिट्यूशन को। आपने कहा मैं एक चीज बीच में से छोड़ दूं। आपने एक कंपनी खोली, उस कंपनी का कोई मकसद नहीं था, सही है, यही डिस्कस किया ना हमने कि भाई स्पेक किट प्लस या स्पेक किट क्या है? आपके कंपनी खोलने के बराबर है, सही है भाई। आपकी कंपनी खोलने का अगर कोई मकसद ही आपको नहीं पता, तो आप क्या प्लान करेंगे? सही है, अगर भाई आपकी कंपनी खोलने का मकसद ही आपको नहीं पता, तो आप क्या स्पेसिफाई करेंगे अपनी कंपनी में जगह खरीद के? जब आप टास्क लिख रहे थे, आपने कहा मैं एक चीज मिस कर दूं कि भाई बिल फर्स्ट गलती से या जानबूझ के मुझसे प्लान मिस हो गया, तो भाई जब आपका प्लान ही नहीं है तो आप टास्क में क्या करेंगे? भाई आपका एक प्लान होगा ना कि मैं एक फ्रंट एंड बनाऊंगा, एक बैक एंड बनाऊंगा, एक चीज ये करूंगा, एक वो करूंगा। जब आपको यही नहीं पता कि फ्रंट एंड होगा या नहीं होगा, या सिर्फ एक कंसोल बेस्ड ऐप होगी, तो आप टास्क कैसे करेंगे? तो हर एक चीज क्या है? पिछली चीज पे डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि भाई अगर इंप्लीमेंट है तो इंप्लीमेंटेशन जो implement.md बनेगी ना, वो task.md को देख के ही बनेगी। इस तरह से ही काम होगा। तो ये छोटी सी चीज आपको करनी है, छोटी सी तो खैर नहीं है, ये काफी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आपको इस तरह का क्यों दिया गया? अंकल इधर चलवाते हैं। आप पूछ सकते हैं ना कि भाई इतना मिक्स प्रोजेक्ट जिसमें फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, स्पेक किट भी है, कोडिंग एजेंट भी है, डिप्लॉयमेंट भी है, इतना मिक्स प्रोजेक्ट क्यों दिया गया आपको? कोई यहाँ पे बता सकता है कि इसका क्या फायदा हो सकता है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से? या चलिए फ्यूचर भी बता दें। सही है। और सॉरी, थोड़ा जोर से बोले। एग्जैक्टली जी, आप बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या बंद है ना? नेट चल रहा है? मार्केट कंपेटिटिव नेट प्रोजेक्ट चल रहा है है? भाई। जब आप मार्केट में जाओगे ना, तो मार्केट या क्लाइंट आपसे यही काम करवाएगा, सही है। मार्केट और क्लाइंट आपसे इसी तरह का ही काम करवाएगी, जिसमें फ्रंट एंड भी होगा, जिसमें बैक एंड भी होगा, जिसमें डेटाबेस भी होगा, जिसमें अब क्योंकि एआई का जमाना है तो आपके कोडिंग एजेंट्स भी होंगे। ये तो कोई ओपन सीक्रेट नहीं है, ये तो ओपन सीक्रेट है ना कि भाई फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, एपीआई, ये चार चीजें तो हर प्रोजेक्ट में 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले भी होती थी। अब क्योंकि एआई का जमाना है तो एक लेयर एआई की भी आ गई है। और चाहे आपकी index.html की फाइल हो या पूरा का पूरा स्केलेबल Next.js का प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, डिप्लॉय करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? वर्सल क्या है? क्लाउड है। चाहे आपकी एक index.html की फाइल हो या पूरा का पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट हो, हर चीज के लिए जरूरत किसकी होती है? क्लाउड की। तो ये जब एक मार्केट कंपेटिटिव प्रोजेक्ट आप बनाते हो ना, तो इन चीजों की आपको नीड होती है। जैसा खाउसा कैसा होता है? जो मिला डाल दिया।
आपका ये प्रोजेक्ट भी क्या है इसी तरह से। तो ये आपका क्या आ गया। अभी तक हमने कौन सी 2 लेयर्स डिस्कस की, सिर्फ और सिर्फ एआई की लेयर। जो आपको एक हैकाथॉन मिला है ना, उसकी हमने क्या की, सिर्फ एक एआई की लेयर डिस्कस की। जब आप अब आते फ्रंट एंड पे। जब आप फ्रंट एंड लिखते हो ना, तो जब डॉक्यूसॉरस को आप इंस्टॉल करते हो, npx क्रिएट डॉक्यूसॉरस एट लेटेस्ट क्लासिक, तो वो क्या करता है कि एसआरसी की डायरेक्टरी आपको देता है। यस और नो देता है कि नहीं? तो उस एसआरसी की डायरेक्टरी में कौन सा प्रोजेक्ट होता है, रिएक्ट का, जो कि आप नेक्स्ट जेएस पढ़ चुके हैं, यानी आपको उससे भी हाई लेवल की चीज आती है। तो वो क्या हो जाएगा आपका फ्रंट एंड। अच्छा, डॉक्यूसॉरस किस तरह चलता है कि वो आप उसको अपनी तमाम एमडी की फाइल्स प्रोवाइड करते हैं, और वो उस एमडी की फाइल्स को खुद जिम्मेदार होता है कन्वर्ट करने को आपके रिएक्ट के फ्रंट एंड पे। सही है? जैसे ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है आपका डॉक्यूसॉरस का प्रोजेक्ट। क्या है ये, डॉक्यूसॉरस। इसमें जो स्पेक्स आ गए ना, ये क्या चीज है आपकी, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। क्या चीज है आपकी, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, यानी आपके प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जो एआई की लेयर है। फिर इसमें एक अदर कौन सा फोल्डर है, एसआरसी या सोर्स का, कंपोनेंट, सीएसएस, हुक्स, पेजेस। मैं इसमें चला जाता हूं। ये .tsx का क्या मतलब है, रिएक्ट। तो यहां पे क्या आ गई आपकी, रिएक्ट आ गई। तो जो डॉक्यूसॉरस का जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो एआई की लेयर पे बेस्ड होता है, और किस पे होता है, आपके रिएक्ट पे होता है। सही है? तो ये काम आपको करना था किसके थ्रू, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के थ्रू। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट हमने देख लिया कि भाई इनमें 4 चीजें 5 चीजें होती हैं, और हर एक चीज जो है वो अपने पिछले वाले पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपने कोई चीज मिस कर दी तो फिर ये नुकसान है। फिर स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का मकसद खत्म हो गया। फिर आप जो है वो अपने खुद से ही काम करें। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है भाई, फिर से सोने के लिए बुक आपकी बन गई। तो लास्ट क्लास में सही है? अच्छा, काफी लोगों को एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, जेमिनी बहुत तंग कर रहा है, क्लाउड बहुत तंग कर रहा है, एपीआई की चेंज कर ली वो भी नहीं चल रही, और काफी चीजें कर ली, क्लाउड कोड राउटर भी लगा लिया, वो भी थोड़ा काम करता है, फिर खत्म हो जाता है वो। अब आप लोग जो है ना, यहाँ पे 2 चीजें गौर से सुने। एक तो जो आप लोगों का कोडिंग एजेंट है, कोडिंग एजेंट का मतलब ये क्वेन, जेमिनी, सीएलआई, क्लाउड कोड, ये पूरा एलएलएम है। एलएलएम क्या होते हैं, स्टेटलेस होते हैं। एलएलएम्स क्या होते हैं, स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस का क्या मतलब है, उनको कोई भी पिछली बात याद नहीं रहती। अब ये किस तरह अपनी कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को, अपनी मेमोरी को मैनेज करते हैं, ये बड़े गौर से सुनने और समझने वाली बात है। अब यहाँ पे आप जब सुनेंगे ना, तो जाहिर सी बात आपको घर जाके अपनी इंटेलिजेंस का भी यूज करना है। और वो किस तरह करना है कि भाई आप जब जेमिनी से काम कराओ ना, या किसी भी अपने कोडिंग एजेंट से काम कराओ, तो जब एक पर्टिकुलर फेज का काम हो गया ना, फिर उस चीज को जो है ना भाई क्लियर कर दो। जैसे मैं यहाँ आया, अपने न्यू टर्मिनल में आया, मैंने क्वेन को अप किया। क्वेन भी एक कोडिंग एजेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेन को इनिशियलाइज किया। आप क्लाउड कोड को करें, जेमिनी सीएलआई को करें। मेरे पास क्लाउड कोड भी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लाउड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लाउड लिख दिया। मैंने कहा यस, चलो भाई। मैंने इसको लिखा क्लियर, सॉरी नॉट दिस, स्लैश क्लियर। अब क्या होता है भाई, मैंने इसको लिखा हेलो, क्लाउड, और क्लाउड को मैंने लिख दिया भाई हेलो। सही है? अब मैंने इसको हेलो लिखा, कन्वर्सेशन हिस्ट्री क्या होगी, हेलो उसके पास सेव हो जाएगा। और इसने मुझे क्या किया, अपना
आंसर प्रोवाइड कर दिया। अब आप गौर से सुने कि ये कन्वर्सेशन को, अपनी मेमोरी को किस तरह मैनेज करता है। मैंने इसको फिर एक दूसरा सवाल किया, हु इज लियो मेसी, एंटर किया, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको हेलो बोला। हेलो बोलने के बाद मैंने इसको एक अदद सवाल किया कि भाई हु इज लियोनेल मेसी, सही है। अब क्या होगा पता है, जो बिगनर होता है ना, मैं भी पहले यही समझता था कि जो मैसेज हम भेजते हैं ना, जो मैसेज हम भेजते हैं ना, एलएलएम सिर्फ उसी को अपने सर्वर पे लेके जाता है। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको अभी यही लगा होगा ना, मैंने हेलो लिखा, इसने हेलो का जवाब दे दिया, तो टोकन्स भी खर्च हो गए और इसका रिस्पॉन्स आया, वो टोकन भी खर्च हुआ, खत्म हो गई बात। फिर जब मैंने इसको लिखा हु इज लियो मेसी, इसने मेरा सवाल, मेरी क्वेरी ली और इसने मुझे अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। अब बिगनर्स को क्या लगता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी पहले ये लगता है, सबको ये लगता है कि भाई जब मैं इससे जो लेटेस्ट सवाल पूछ रहा हूं ना, ये सिर्फ उसी के टोकन यूटिलाइज कर रहा है। अब अगर मैं इससे एक और सवाल पूछूं हु इज रोनाल्डो, तो क्या लगेगा हमें कि भाई वो सिर्फ हु इज रोनाल्डो को अपने पास लेके जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। जब कभी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास आप क्वेरी भेजते हैं ना, वो पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री अपने पास अगेन एंड अगेन ले जाता है। आई रिपीट, जब कभी आप नया मैसेज अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को करते हैं ना, वो पिछले सारे मैसेजेस भी जो है वो अपने साथ दोबारा ले जाता है। अब मैंने जब, इसकी क्या एग्जांपल है, सीधी सीधी बात है, मैंने इसको जब हेलो बोला, इसने अपना रिस्पॉन्स मुझे रिटर्न कर दिया। अब मैंने क्या कहा, जब भी एक नया मैसेज आएगा, पुराने मैसेज भी वो बार बार ले जाएगा, साथ जाएंगे। अब जब मैंने लिखा ना हु इज मेसी और इसका रिस्पॉन्स आया, तो जब मैंने ये सवाल किया ना हु इज मेसी, तो मेरे पिछले वाली चीजें भी वापस गई। इसीलिए जो आप लोगों का कोटा जब रीसेट होता है ना, और आप कहते हैं कि भाई रीसेट होने के बाद भी दोबारा जल्दी खत्म हो गया, वो इसी वजह से होता है कि आप पूरे पूरे दिन की कन्वर्सेशन हिस्ट्री उसको बार बार भेजते हैं। भाई इसकी एग्जांपल क्या समझे, आप यूजर हैं, आपकी अम्मी क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। आप उठे, सुबह में उठे, जैसे अभी मैंने यहाँ क्लॉड लिखी ना, क्लॉड की कमांड लिखी, क्लॉड अप हो गया। जैसे क्लॉड उठा, आप उठे, आपने अपनी अम्मी को कहा अम्मी नाश्ता ले, अम्मी ने आपको नाश्ता ला के दे दिया। यूजर ने रिक्वेस्ट की नाश्ते की, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने नाश्ता ला के दे दिया। थोड़ा टाइम गुजरा, दोपहर के खाने का वक्त हो गया। यूजर ने रिक्वेस्ट की किस चीज की, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, दोपहर के खाने की। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास पता है क्या हुआ, आपके सुबह के नाश्ते की रिक्वेस्ट भी गई और दोपहर के खाने की रिक्वेस्ट भी गई। अब जब वो रिस्पॉन्स आएगा ना, तो दोपहर का खाना तो आएगा, सुबह का नाश्ता भी दोबारा आएगा। तो अब आपको पहले नाश्ता करना पड़ेगा, दोबारा से फिर खाना मिलेगा, फिर शाम की चाय का टाइम हुआ, आपने रिक्वेस्ट की चाय और नींबू की। रिक्वेस्ट क्या गई, सुबह के नाश्ते की, दोपहर के खाने की और फिर आपके चाय और नींबू की। तो अब आपको क्या होगा, नाश्ता प्लस दोपहर का खाना और प्लस जो आपकी एक्चुअल क्वेरी थी। अब अगर आपके साथ ये हो कि आप जो खाना मांगे, आपको सुबह से जो मांगा था वो भी मिलता रहे, तो क्या आप ओवरलोड नहीं हो जाएंगे, आपका कोटा भी जल्दी एक्सपायर हो जाएगा ना। तो इसी तरह आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी जो है वो इसी तरह काम करते हैं। अब आप इसको कैसे यूज करेंगे, भाई मुझे मेसी से रिलेटेड मेरी क्वेरी मिल गई। किससे रिलेटेड क्वेरी मिल गई, मेसी। मैंने कहा भाई रोनाल्डो कौन है, या मैंने मेसी के बाद अजीब दूसरा ही सवाल पूछ लिया कि भाई आईफोन 17 के बारे में बताओ। अब आप खुद अपनी इंटेलिजेंस और दिमाग लगाएं, क्या मेसी का और आईफोन 17 का कोई आपस में लेना देना है, यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, /clear की कमांड चलाऊंगा अपने किसी भी एलएलएम में, क्लॉड कोड हो, जेमिनी CLI हो, कोएन हो, कोडेक्स हो, कोई भी हो। मैं जब इसको क्लियर करूंगा ना, तो ये पिछली सारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री भूल जाएगा। अब मेरे टोकन्स कंपैरेटिवली क्या होंगे,
कम खर्च होंगे, क्योंकि मैं मेसी का पूछ चुका, मेसी का वो भूल गया। अब मैं 17 के बारे में पूछूंगा, वो 17 का मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसने जनरेट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाने के बाद आप उससे स्पेसिफिकेशन लिखवा रहे हैं। स्पेसिफिकेशन जब लिखवा रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीजें उसने जनरेट की ना, अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि एलएलएम जनरेट जो करता है वो सब ले जाता है, इन सब से क्या मुराद है, इन सब में दोनों चीजें इंक्लूडेड है, आपकी रिक्वेस्ट भी और एलएलएम का रिस्पॉन्स भी। सही है। आप जब स्पेसिफिकेशन लिखवाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकेशन लिखवाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्वेरी भी वो ले जा रहा है, तो जाहिर सी बात है टोकन ज्यादा खर्च हो रहे हैं। सही है। अब आपने टास्क लिखवाई या प्लानिंग करवाई, तो प्लानिंग से पहले आपने क्या किया, जो भी आपने काम किया था वो दोबारा ले जा रहे भाई। इसको जब आप एक काम कर लो ना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखवा दिया, उसको स्लैश क्लियर कर दो। क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाने के बाद क्या करो, स्लैश क्लियर की कमांड चला दो। क्यों? अब आपका सवाल हो सकता है वो तो भूल जाएगा, तो भूल जाने दो। अब वो आपकी उसको कन्वर्सेशन हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, अब उसको सारा लेना देना कहां से, आपके प्रोजेक्ट में जो constitution.md की फाइल बनी है ना, अब वो वहां से चीजों को पिक करेगा। आपने स्पेसिफिकेशन लिखवा ली, स्पेसिफिकेशन लिखवाने के बाद स्लैश क्लियर कर दो, फिर जो है वो उससे प्लानिंग करो। आप कहेंगे भाई वो तो भूल जाएगा, क्या स्पेसिफिकेशन लिखवाई, तो भूल जाने दो। अब उसको आपकी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उसको अब किससे लेना देना है, वो .md की फाइल से हमेशा जो है वो अपनी चीजों को पिक करता है, उठाता है। आपकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री अगर आप भेजते रहेंगे पूरे पूरे दिन की इस तरह, तो जाहिर सी बात है उसने रीसेट होके भी फौरन से जो है वो फुल हो जाना। सही है। तो इस तरह इसको काम कर। नंबर 2, हम क्लाउड कोड राउटर यूज कर रहे हैं, एपीआई की के बड़े मसले आ रहे हैं। अब सुनिए, देखिए आप लोग मेहनत करते हैं, एरर में फंसना ये सब नॉर्मल है, ये सारा साल चलेगा, सारी जिंदगी चलेगा। आप लोगों के पास जो एक मसला है ना, जो थोड़ा सा आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचाता है, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप फिर से ऐसा सामने वाले को अपनी इमेज पोर्ट्रे करते हैं कि आप बिगनर ही हैं, सॉरी टू से। और ये सिर्फ आपकी नहीं, मैं गवर्नर हाउस के हर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। भाई चीजों को पढ़ना सीख लो। आप जब चीजों को पढ़ना सीख जाओगे ना, ट्रस्ट में आपके आधे मसले खुद ही खत्म हो जाएंगे। सही। और वो चीज आपका एरर मैसेज, अपना जो एरर मैसेज आए ना, उसको पढ़ो कि उसमें लिखा क्या है। सही है। उसमें लिखा क्या है। होता क्या है कि वो जैसे ही 8-10 लाइंस की रेड लाइंस आती है ना, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये निकल के तो भी खा लेंगे, हमें मार देंगे। ऐसा नहीं होगा, उनको पढ़ना सीखो। आपके आधे से ज्यादा मसले जब आप अपना दिमाग यूज करोगे, बिल्कुल सुकून से उनको पढ़ोगे ना, आपके आधे मसले खुद ही हल हो जाएंगे, क्योंकि वो एरर के सोल्यूशन वहीं पे लिखे होते हैं। भाई आप जब क्लाउड कोड राउटर यूज कर रहे हो, तो क्लाउड कोड राउटर क्या करता है, तो सर्च या की वो कहना उसमें लिखा हुआ भी है कि वो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके आपकी एपीआई की को सेट कर देता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का क्या मतलब, आपकी .env की फाइल नहीं, जो आप स्टार्ट मेन्यू में जाके लिखते हो ना, सिस्टम वेरिएबल्स, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये यहां पे जाके है ना आपकी की को सेट कर देते हैं। आपको दिख रहा है, मैं इसको जूम नहीं कर सकता क्योंकि ये जूम नहीं होता। ये दूसरे नंबर पे देखें, शायद आपको दिख रहा हो जेमिनी एपीआई की। सही है। ये आपके सिस्टम वेरिएबल्स में जाके आपकी की को जो है वो ऐड कर देते हैं। तो अगर आपकी यहां पे अगर की रखी हुई है ना, तो आप वहां जितनी भी जनरेट कर लो, जितनी भी चेंजेस कर लो .env में, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, आपको यहां से आके चेंज करना पड़ेगा। तो पहला मसला आपका ये हो सकता है। दूसरा मसला आपका ये हो सकता है कि आई वुड रिकमेंड, भाई अगर इतने मसले हैं ना कि जो आपकी इंटेलिजेंस को और आपका जो मेन पर्पस है प्रोजेक्ट बना के अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना, और पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के बाद कुछ सीखना, चाहे वो 5% ही आपने क्यों ना सीखा हो या 90% क्यों ना सीखा हो, ये चीजें भाई अगर आपको हर्डल लगती है ना, एक तो हम यूज भी हर चीज फ्री की कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है गूगल हो गया, क्वाइन हो गया, ये सब भी बिजनेस बनाने बैठे। जाहिर सी बात है ये हर विंडो तो आपके लिए खोलेंगे नहीं।
अगर आपको इतने मसले आ रहे हैं और ये बेजारी हो रही है तो आई वुड रिकमेंड कि आप $17 खर्च कर लो। कॉइन कोड नहीं, आई थिंक क्लाउड कोड $17 का, $20 आप $20 खर्च कर लो। अच्छा, सबको $20 खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप 3-4 दोस्त हो ना भाई, तो $5-6 डिवाइड कर लो। $5 कितने, 1500 रुपए होते हैं। आप दोस्तों के साथ हाईवे जाओ तो ऐसे ही 2-3 हज़ार उड़ जाते हैं। सही है। अभी शादी सीजन चल रहा है, सबके रिश्तेदारों की शादियां होंगी, तो वहाँ जो खर्चा कर रहे हो आप करो, लेकिन अपने प्रोडक्टिविटी पे भी थोड़ा खर्चा कर लो। तो ये जो इरिटेटिंग एरर्स जो होते हैं ना, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को किल कर देते हैं, भाई पूरा दिन इतना फजूल का एरर, एपीआई की वाला एरर सॉल्व करने के बाद किसका दिमाग इतना एक्टिव रहता है जो फिर बुक लिखे या जो अपनी बैकएंड की एपीआई लिखे या फ्रंट एंड पे अच्छा सा कंपोनेंट बनाए। अगर आप ये, या तो आप इन एरर्स से गुजरो और थोड़ा टाइम इसमें इन्वेस्ट करके इसको सॉल्व करो, नंबर 1। नंबर 2, क्लाउड कोड ले लो $17-20 का, $20 का। नंबर 3, अगर ये भी नहीं हो रहा तो एक और अल्टरनेटिव हमारे पास, क्वाइन। नहीं, कर्सर और आपके इस कोडिंग एजेंट में डिफरेंस है। सर वो भी तो एसपी की सारी कमांड देता है। आपको कर्सर पे नहीं आने, जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है ना, आपको उसी पे आना। क्वाइन, आपको ऐसा लगता है कर्सर से आपका काम हो रहा है, आप कर लें कर्सर से, मुझे कोई इशू नहीं। कोडिंग एजेंट और कर्सर भी आप करेंगे तो आई थिंक कर्सर भी जो है वो लिमिटेड ही टोकन्स आपको देता है, वो भी पेड है। तो एक टाइम तो आके जब वो भी एक्सपायर हो जाएगा तो वो भी आपको खर्च करने ही पड़ेंगे आई थिंक, चाहे वो आपका VS कोड का को-पायलट ही क्यों ना हो। हाँ, तो पेड वाला ना खर्चा करो फिर, तो फिर वो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे देगा। एक कोडिंग एजेंट जो तीसरा आपका हल है, पहला हल क्या है कि आप गौर से एरर को पढ़ो और आराम से उसको सॉल्व करो विदाउट एनी इरिटेशन। नंबर 2, क्लाउड खरीद लो, मतलब क्लाउड नहीं खरीद लो, $20 खरीद लो। तीसरी चीज, क्वाइन। अच्छा, ये जो क्वाइन है ना, ये भी क्या है, जेमिनी CLI की तरह और क्लाउड कोड की तरह एक जो है वो कोडिंग एजेंट है। यहाँ मैंने लिखा क्वाइन और आपने इसको एंटर किया, ये कमांड जो है वो आपकी क्वाइन को अप कर देगी। ये देखे क्वाइन, ये सर जी बता रहे थे ना, ये अली बाबा चाइनीज का, आई थिंक यही है। जेमिनी का कॉपी। उन्होंने बिल्कुल जेमिनी का कॉपी किया। देखिए, आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा इसके इंटरफेस में, सिवाय वहां जेमिनी लिखा होता था, यहाँ क्वाइन लिखा है। तो ये 3 ऑल्टरनेट्स क्या है आपके पास मौजूद है। तो आपने 2 चीजों को एंटायर अपनी सारा जिंदगी याद रखनी है, और वो कौन सी चीजें, या तो ये 3 चीजें, एरर सॉल्व करो, क्लाउड कोड खरीद लो, या फिर क्वाइन इस्तेमाल कर लो। क्वाइन जेमिनी CLI वगैरह से बहुत बेहतर है। नंबर 1 ये कर लो। नंबर 2 कि भाई आप जो है वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री अपने LLM की बहुत केयरफुली यूज करो। क्या यूज करो, बहुत केयरफुली, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में किसी क्लाइंट के साथ बैठोगे ना, जाहिर सी बात है भाई, उसका तो पैसा लगा हुआ है, वो ये जुगाड़ू काम नहीं करेगा कि क्लाउड कोड राउटर से ये आ रहा है, वो आपको देगा पैसे, आपको खरीद के आपका कोडिंग एजेंट देगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी वजह से अगर क्लाइंट को इतना खर्चा आया ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंस अगर क्लाइंट को आया, तो उसका बिजनेस इफेक्ट होगा। और पैसों के मामले में हर कोई एक तरह का होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या चाहे वो यूरोपियन क्लाइंट हो। फजूल का खर्चा बिजनेस में किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो ये चीजें जो है वो आप जहन में रखें, अपने एरर को पढ़ना सीखें, वहीं से गौर करें कि वो कह क्या रहा है, सही है, और फिर क्वाइन वगैरह से वो काम करवा लें। और भाई अपना जो है वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सही से किया करें। आप इन 2-3 मसलों में जब फंसे हुए हो, एक बार इनसे निकल जाओगे ना, फिर सारी चीजें आसान। मेजॉरिटी को जो इश्यूज आ रहे हैं ना, वो अपना पहला स्पेक किट लिखने में ही आ रहा है, अपना पहला फीचर स्पेक किट के थ्रू लिखने में ही आ रहा है। जिन्होंने पहला लिख लिया उन्होंने 4-5 भी लिख लिए, फिर वो मसला नहीं है, क्योंकि एक बार आपकी चीज बन गई ना, तो वो चीज जो है वो फिर इस तरह से आपकी यूज हो जाएगी। तो आपको किन 3 चीजों को ध्यान में रखना है, या तो आप यूज कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट केयरफुली, सही है। दूसरी क्या चीज है भाई, रीड द एरर केयरफुली। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है कि भाई आप जो है वो यूज क्वाइन।
इनकी जो एपीआई कीज वगैरह होती हैं वो आराम से मिल जाती है। कोइन बहुत इजी है। मैं अपनी जब गिटहब रेपोजिटरी पुश करूंगा तो उसमें जो है वो आप लोगों को कोइन किस तरह डाउनलोड होता है वो सब जो है वो पता चल जाएगा। सर ठीक है जी। सर हम स्टेटलेस बिहेवियर और सॉरी दोबारा करें। स्टेटलेस बिहेवियर ऑफ एलएलएम और कन्वर्सेशनल हिस्ट्री को आपस में कैसे कोरिलेट करें? ये कन्वर्स क्योंकि आपके एलएलएम स्टेटलेस होते हैं ना, क्योंकि उनको कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट थोड़ा हमें करना पड़ता है एज अ डेवलपर, एज एन एआई इंजीनियर। सही है, क्योंकि वो स्टेटलेस होते हैं ना, सारी की सारी बहस है इसलिए, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली आगे जाएंगे ना, जैसे अभी आप थोड़े टाइम में क्लाउड पे जाएंगे तो क्लाउड हो गया या आपका एलएलएम हो गया, हर चीज जो है वो स्टेटलेस होती है। स्टेट मैनेजमेंट डेवलपर का काम रहता है कि वो किस तरह करता है, क्योंकि हर चीज स्टेटलेस होती है ना, इसीलिए ये सीडीएन्स, इसीलिए रेडिस डेटाबेस, ये मैकेनिज्म इसीलिए ही इजाद हुए, क्योंकि हर चीज स्टेटलेस है। और अगर आपकी एप्लीकेशन के यूजर्स 1000 से लाख, लाख से करोड़ पे जा रहे हैं तो फिर वो चीज कॉस्टली होती है। वो कैसे ऑप्टिमाइज होगी? तो वो सब कैशिंग मैकेनिज्म वगैरह इसी के लिए है। तो ये आपकी पहली है करना। अब ये आपकी पहली चीज थी, ठीक है। दूसरी क्या चीज है भाई? आपका रैग चैटबॉट। दूसरी क्या चीज है आपका? रैग का चैटबॉट। अब ये रैग चैटबॉट क्या होता है भाई, क्यों होता है? हमने बहुत डिस्कशन किया क्लास में लकीली कि आपको क्या करना है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में एक चैटबॉट लगाना है ताकि यूजर आए, कोई भी प्रोडक्ट लिखे, उसका कलर लिखे, उसको वहीं से वो चीज मिल जाए। सही है। हमने बहुत दफा डिस्कस किया कि भाई आप जो है वो एक ऐसा चैटबॉट इंटीग्रेट करो, अपनी पीडीएफ उसके साथ कनेक्ट करो। एक चीज जो हमने क्वार्टर 3 से पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ी है वो ये, हमने फंक्शन टूल पढ़ा है। उस फंक्शन टूल में हमने क्या पढ़ा है? आपके एक्सटर्नल रिसोर्स से आपका एलएलएम कनेक्ट होता है ताकि वो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा सेट पे जवाब ना दे, वो बाहर भी अपनी दुनिया से जवाब देता रहे। तो ये इसका फायदा है। अच्छा, इसमें एक चीज आती है क्या? आपका रैग चैटबॉट। जो आपका रैग चैटबॉट होता है ना, समझे ये फंक्शन टूल वाला ही काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? आपका फंक्शन टूल वाला ही काम करता है। अच्छा, अब सारी बातें बंद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ यहाँ फोकस करें। हमने फंक्शन टूल पढ़ा। फंक्शन टूल का क्या मकसद है कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज से वो बातें करें ताकि एलएलएम सिर्फ अपने डेटा सेट पे लिमिटेड ना हो जाए। अब वो रैग का क्या सिस्टम है? जो आपके पीडीएफ्स होते हैं ना, जो आपके डेटाबेस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रैग। वो क्या कहलाते हैं? रैग। रैग का फुल फॉर्म क्या है? रिट्रीवल रैग फुल फॉर्म। रैग का फुल फॉर्म क्या है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग चैटबॉट्स क्या होते हैं? जो आपके पीडीएफ से जवाब दे सके, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस से जवाब दे सके। ये सिंपली क्या होते हैं? आपके रैग सिस्टम्स होते हैं। आप गौर से सुने इसके थोड़े फंडामेंटल्स। रैग में एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, आपने एक अल्फाज सुना होगा, जब भी आपने रैग सुना ना, आपने एक अल्फाज सुना होगा वेक्टर डेटाबेसेस का। वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, किसी को पता है? नंबर में डेटा स्टोर होता है। सही है, बताएं और कोई। रैग का क्या मतलब होता है? एम्बेडिंग सेव होती है। एग्जैक्टली। और यहां से कोई बताए? सही है जी सर। एग्जैक्टली। वेक्टर डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस का क्या मतलब होता है? जहां पे हमारा डेटा स्टोर। ये तो सबको पता है। वेक्टर का क्या मतलब है? वेक्टर का मतलब आसान लफ्जों में होता है नंबर्स। वेक्टर का क्या मतलब होता है आसान लफ्जों में? नंबर्स। क्या मतलब होता है? नंबर्स।
ठीक है। वेक्टर डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब जहां पे डाटा स्टोर हो। वेक्टर का क्या मतलब होता है? नंबर। वेक्टर्स स्लैश नंबर्स। फिर इसमें एक अदद कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या? एम्बेडिंग्स का, ठीक है, या एम्बेडिंग्स मॉडल्स का। अब हम ये समझ जाएंगे तो हमें चैटबॉट आराम से समझ में आ जाएगा। जो आपका नॉर्मल डेटाबेस होता है ना, उसमें आपका डाटा स्टोर किस फॉर्मेट में होता है? टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, या अगर नो एसक्यूएल है तो जेसन में होगा। सही है। प्लीज सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। अगर मैं आसान लफ्जों में लिखूं यहाँ पे, नॉर्मल डेटाबेस stores data in text format. Vector database stores data in numbers. ये तो आप लोगों ने अभी जान लिया। अब वेक्टर, आप लोगों को डेटाबेस तो पता है भाई, डेटाबेस क्या होता है? जहां पे डाटा स्टोर हो। सही है। डेटाबेस का मतलब जहां डाटा स्टोर हो। और नॉर्मली अगर आपका कोई डेटाबेस होगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा स्टोर करेगा। टेक्स्ट का मतलब क्या है? नॉर्मल इंग्लिश का अल्फाज। अब वो अली हो सकता है, वो हेलो हो सकता है, वो दुनिया का कोई भी छोटा वर्ड, सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल। वेक्टर डेटाबेस का क्या मतलब होता है? नंबर्स में डेटा। वो डेटाबेस जहां पे नंबर्स में डाटा स्टोर। वेक्टर डेटाबेस का क्या मतलब होता है? वो डेटाबेस जहां पे डाटा नंबर्स की सूरत में स्टोर हो। अब इसका क्या मकसद है, क्या फायदा है? भाई जब एक डेटाबेस था जो टेक्स्ट फॉर्मेट में अपने पास डाटा स्टोर करता था, तो क्यों वेक्टर डेटाबेस आया? क्या जरूरत है इसकी? अभी हम देख लेते हैं। वेक्टर डेटाबेस में डाटा नंबर्स की सूरत में स्टोर होता है। और क्या जरूरत आन पड़ी भाई इसकी? जब एक डेटाबेस था, जब हम टेक्स्ट में कर सकते थे, तो क्या जरूरत थी इसकी? इसका मकसद ये है, जब आपके पास अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? बेनिफिट और डेफिनेशन इसकी एक ही है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है नंबर की सूरत में होता है, और एम्बेडिंग मॉडल्स के थ्रू वो नंबर्स पे कन्वर्ट होता है, और फिर आप उस पर क्वेरी करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा और मीनिंग है ना, कि जब आप वेक्टर डेटाबेस में डाटा स्टोर करते हो, तो वो आपके मीनिंग को, आपके इंटेंट को पिक करता है। वेक्टर डेटाबेस फोकसेस ऑन मीनिंग और इंटेंट। सही है। इसका क्या मतलब है? अगर आप नॉर्मल डेटाबेस में सर्च करो, भाई सपोज आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, आप अभी नॉर्मल डेटाबेस की बात हो रही है, वेक्टर की नहीं, जो आप सबको पता है, आपके लिए इजी भी है, काफी लोगों ने हो सकता है यूज भी किया हो। अगर हम नॉर्मल डेटाबेस की बात करें, आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, मुझे वहां पे अगर रनिंग शूज चाहिए, तो क्या होगा? यूजर आएगा, रनिंग शूज की क्वेरी करेगा, सर्च करेगा, आप अपनी वो क्वेरी भेजोगे डेटाबेस में, प्रोडक्ट होगा तो लाके दिखा दोगे, नहीं होगा तो आप कर दोगे नो प्रोडक्ट्स फाउंड। सही है। यहां पे आपने क्या किया? जो यूजर क्वेरी लिखता है ना, यूजर जो भी क्वेरी लिखता है, नॉर्मल डेटाबेस के केस में वो क्वेरी मैच होनी चाहिए एग्जैक्टली। सही है। अगर आप एक फूड पांडा पे आए, आपने लिखा बिरयानी, सही है, अगर फूड पांडा के डेटाबेस में एग्जैक्ट ये क्वेरी होगी ना, एग्जैक्ट बिरयानी का अगर रिकॉर्ड स्टोर होगा,
तो ही वो आपको वो डाटा लाके देगा, वरना वो आपको कह देगा फूड आइटम नॉट फाउंड। बहुत सिंपल है ये, गौर से दोबारा सुने। जैसे आपका नाम क्या है? अगर आपका नाम अली है, मेरा नाम जैसे अली है, सही है। अगर आपको मेरी क्वेरी करनी है ना, तो मेरी एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। जो एग्जैक्ट क्वेरी का मतलब है ना, वो आप यूं समझ लें कि एग्जैक्ट स्पेलिंग की बात हो रही है, सही। आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपने जाके लिखा रनिंग शूज। आपने क्या लिखा? रनिंग शूज। अब रनिंग शूज जो यूजर की क्वेरी थी ना, ये सेम स्पेलिंग, क्वेरी का मतलब ये जो यूजर लिख रहा है, आसान लफ्जों में स्पेलिंग या सेम अल्फाज या सेम वर्ड। गौर से सुने, नॉर्मल डेटाबेस के केस में क्या होता है, यूजर जो भी क्वेरी करता है ना, वो सेम स्पेलिंग, वो सेम वर्ड आपके डेटाबेस में होना चाहिए। सेम वर्ड, इस सेम को याद रखना, आपको समझ आएगा। यूजर जो भी क्वेरी करे, सेम वही चीज, एग्जैक्ट सेम वही चीज डेटाबेस में होनी चाहिए, नॉर्मल डेटाबेस में। भाई सपोज करें आपने लिखा रनिंग शूज, लेकिन हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में रनिंग शूज तो है, लेकिन उसका नाम कुछ और, आपने स्नीकर्स रखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, क्या रनिंग शूज और स्नीकर्स की स्पेलिंग सेम हो सकती है? सोच के बताएं, यस और नो? नो, सही है। अगर आपने लिखा या यूजर ने लिखा परफ्यूम, और परफ्यूम का कोई भी ब्रांड का एक्चुअल नाम है, जैसे जे डॉट, तो क्या जे डॉट की स्पेलिंग और परफ्यूम जो यूजर लिख रहा है, क्या इन दो अल्फाजों की स्पेलिंग सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक्चुअल डेटाबेस, नॉर्मल डेटाबेस में ये एक मसला है। अब इसको मसला कह लें या ये इनका फीचर है, जो भी है। लेकिन वेक्टर डेटाबेस में क्या होता है, आपका मीनिंग या इंटेंट डिलीवर होता है। क्या डिलीवर होता है? मीनिंग या इंटेंट। मैं अगर अपने, अब नॉर्मल डेटाबेस की बात हो गई, उसको करें थोड़ा सा पीछे, और अब आप करें क्या? वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस क्या होता है? ये मीनिंग्स या इंटेंट पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? मीनिंग्स या इंटेंट पे। अगर मैं यहां पे लिखूं, इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं, मैं अगर यहां पे लिखूं परफ्यूम, सही है, और मेरे जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां किसी प्रोडक्ट में सिर्फ परफ्यूम लिखा हुआ ही नहीं, जो लिखा है उसके ब्रांड का नाम लिखा है। अब यूजर आया, यूजर ने लिखा परफ्यूम, और मेरे ई कॉमर्स वेबसाइट में परफ्यूम्स के ब्रांड्स के नाम है, जैसे जे डॉट हो गया, शायद आफरीदी, जो भी है, और इतर भी लिखे हुए। यूजर जैसे ही आके लिखेगा ना परफ्यूम, तो उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो परफ्यूम और वो जो ब्रांड्स के नाम है, वो मीनिंग क्या है, इंटेंट क्या है, सेम है। भाई मैं अगर आके लिखूं, मेरा एक शोरूम है, और मैंने, जिसमें गाड़ियां भी हैं और बाइक भी है, सही है, दोनों चीजें। अगर नॉर्मल डेटाबेस है, तो यूजर को उस सेम गाड़ी का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूजर को क्या लिखना पड़ेगा? उस सेम गाड़ी का नाम लिखना पड़ेगा। हो सकता है उसने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, सही है। लेकिन अगर यूजर लिखे 4 व्हीलर, तो क्या होगा? इंटेंट डिलीवर होगा, मीनिंग डिलीवर होगा कि ये यूजर क्या कर रहा है, गाड़ियों के बारे में सर्च कर रहे हैं। हालांकि 4 व्हीलर मेरे किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे कहे ना 4 व्हीलर, तो आपके दिमाग में बात बैठ जाती है क्या, कि गाड़ियों की बात हो रही है। भाई मैं आपसे कहूं यूएसए, तो अगर मैं आपसे कहूं ना यूएसए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं 1 मिलियन, तो 1 मिलियन, अगर आपको नहीं पता ना 1 मिलियन क्या होता है नॉर्मल डेटाबेस के केस में, अगर आपकी मेमोरी में नहीं है, तो आप बोल देंगे ये क्या होता है। लेकिन अगर आपको 1 मिलियन के पीछे इंटेंट पता है ना, कि भाई 1 मिलियन कह लो या 10 लाख कह लो, तो एक ही बात है। तो जल्दी से वेक्टर डेटाबेस का नॉर्मल डेटाबेस का डिफरेंस जल्दी से अपने बराबर वाला से डिस्कस करें। नॉर्मल डेटाबेस
और वेक्टर डेटाबेस में क्या डिफरेंस है? एक नॉर्मल टेक्स्ट की सूरत में डाटा स्टोर करता है और एक नंबर्स की सूरत में। और फायदा क्या है? जब नॉर्मल डेटाबेस टेक्स्ट की सूरत में डाटा स्टोर करेगा ना, तो यूजर की क्वेरी मतलब यूजर की स्पेलिंग और आपके डेटाबेस में जो आपकी चीज रखी हुई है उन दोनों की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जबकि वेक्टर डेटाबेस में ऐसा नहीं है। अगर आपके वेक्टर डेटाबेस में लिखा हुआ है कैट, क्या लिखा हुआ है? कैट। यूजर ने आके क्वेरी की किटन, सही है? यूजर ने क्या क्वेरी की? किटन। नॉर्मल डेटाबेस में, गौर से सुनिएगा प्लीज, सारी बातें बंद, सवाल सुने दोबारा मेरा। वेक्टर डेटाबेस में आपका एक डाटा रखा हुआ है कैट, सही है? और एक्चुअल में यूजर क्या क्वेरी कर रहा है? किटन। नॉर्मल डेटाबेस में क्या यूजर को उसके सवाल के जवाब मिलेगा या नॉट फाउंड आएगा? क्यों? क्योंकि स्पेलिंग या जो रिकॉर्ड्स हैं, स्पेलिंग तो अभी आसान लफ्जों में समझने के लिए, थोड़ा प्रोफेशनली या जब आप क्लाइंट के साथ बैठे शशके कराने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? रिकॉर्ड्स मैच होना लाजमी है। अभी तो आसान लफ्जों में स्पेलिंग कह रहे हैं ना, तो ऐसी बात है किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये थोड़ी कहेंगे। हाँ, अपनी डेवलपमेंट की आसानी के लिए हम ये अपने आप से कह सकते हैं, बट थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म और इंडस्ट्री की वोकैबुलरी हमें पता होनी चाहिए। रिकॉर्ड्स नॉर्मल डेटाबेस की केस में यूजर की क्वेरी और डेटाबेस का रिकॉर्ड मैच होना चाहिए। अगर मैं वेक्टर डेटाबेस के केस में लिखूं कैट, वेक्टर डेटाबेस में यूजर ने आके लिखा क्या? किटन। अब क्या वो रिकॉर्ड मैच होगा? वेक्टर डेटाबेस के केस में, वेक्टर डेटाबेस में कैट रखा हुआ है, यूजर ने आके क्वेरी क्या की? किटन। सब जवाब दें, क्या यूजर को उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं? कितने लोग कह रहे हैं मिलेगा? यस, हैंड्स और हैंड्स रेज करें। सही है। कितने लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगा? ईमानदारी से, कोई बात नहीं। और कितने लोग कह रहे हैं हमें कुछ भी समझ नहीं आया? ईमानदारी से बताएं भाई, क्या हो गया? ठीक है, 4-5 ईमानदार है, और होंगे तो काफी, लेकिन हैंड 4-5 ने रेज किया। भाई मीनिंग का क्या मतलब है? मतलब या उससे मिलती जुलती चीज, सही है? मीनिंग का क्या मतलब है? इंटेंट का क्या मतलब है? उसका या तो मतलब या उससे मिलती जुलती चीज, सही है? वेक्टर डेटाबेस के केस में क्या होता है कि भाई मिलती जुलती चीज भी है ना, यूजर को सर्च होके मिल जाती है। अब गौर से सुने प्लीज। वेक्टर डेटाबेस के केस में क्या होता है? यूजर को उससे यूजर की क्वेरी से मिलती जुलती चीज भी जो है वो मिल जाती है। हालांकि नॉर्मल डेटाबेस के केस में ऐसा नहीं होता, सही है? वेक्टर डेटाबेस में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल 64 GB, अब गौर से सुनिएगा, एक और एग्जांपल है। वेक्टर डेटाबेस के केस में अगर मैं मिलती जुलती चीजें क्वेरी कर रहा हूं, मैंने सिंपल मेरे ई कॉमर्स का स्टोर है, मैंने क्या एग्जांपल दी? 64 GB। अब 64 GB से रिलेटेड मेरे वेक्टर डेटाबेस में जो जो चीजें ना वो मेरे पास उठकर आ जाएंगे। अब चाहे वो 64 GB का मोबाइल हो, 64 GB का लैपटॉप हो। मैंने अगर लिखा मैक या मैंने लिखा एप्पल अपने ई कॉमर्स स्टोर में, अब हो सकता है मैं एप्पल वॉच की बात कर रहा हूं, मैं एप्पल के मोबाइल्स और लैपटॉप्स की बात कर रहा हूं, तो वो सारी चीजें मेरे पास उठ के आ जाएंगी। क्योंकि जब मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट में एप्पल लिखा ना, तो वो मेरे लैपटॉप से भी मैच होता है, मेरे जो है वो मोबाइल से भी मैच होता है, मेरी एप्पल वॉच से भी मैच होता है। लेकिन अगर नॉर्मल डेटाबेस का केस है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस एग्जैक्ट क्वेरी को गेट करेगा। ये डिफरेंस है। नॉट टेक्स्ट नॉर्मल डेटाबेस और वेक्टर डेटाबेस, सही है? नॉर्मल डेटाबेस में क्या होना चाहिए? यूजर क्वेरी एंड डीबी रिकॉर्ड,
शुड बी सेम। सही है। हालांकि वेक्टर डेटाबेस में क्या होगा, इंटेंट शुड बी द सेम। अब यहां पे इस चीज को आप याद रखना। ठीक है। नॉर्मल डेटाबेस में एग्जैक्ट एक लफ्ज में, एक सेंटेंस में अगर आपको याद रखना है, तो जो आपके नॉर्मल डेटाबेसेस होते हैं ना, जैसे पोस्टग्रेस वगैरह ये सब हो गया, उसमें आपकी सेम क्वेरी जो है ना वो मैच होनी चाहिए। सही है। यानी यूजर ने जो लिखा वही सेम रिकॉर्ड डेटाबेस में होना चाहिए। वेक्टर डेटाबेस में क्या होता है, मतलब डिलीवर होना चाहिए, इंटेंट डिलीवर होना चाहिए। अगर मैंने कुछ भी लिखा जो मेरे डेटाबेस के रिकॉर्ड से मैच हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो चीजें मेरी जो है वो इंटेंट मैच हो गया, तो वो काम मेरा परफेक्टली हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है वेक्टर डेटाबेस और नॉर्मल डेटाबेस में। अब आप लोग 10 मिनट का ब्रेक करें, 10 मिनट बाद हम दोबारा शुरू करते हैं। 3:30 हो रहे हैं, 3:40 पे हम शुरू करें।